नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। बात आती है दोस्तों, हम इस चैप्टर में करेंगे क्या। दोस्तों हम यहाँ पर इस चैप्टर में किसी संख्या के अंदर किसी संख्या में कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, कुल कितने फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स का जोड़ क्या होता है, और किसी नंबर में कुल कितने सम फैक्टर होते हैं, कुल कितने विषम फैक्टर होते हैं और उनका जोड़ क्या होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। कौन सी बेसिक बातें? पहला चीज दोस्तों, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि आखिर मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल किसे कहते हैं दोस्तों, पहली बात इस चैप्टर को अगर शुरुआत करना है दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं तो इस शुरुआत करने से पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात आती है कि मल्टीपल होता क्या है। बात आती है कि मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल होता क्या है दोस्तों? मल्टीपल का हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। अच्छा, मल्टीपल होता क्या है दोस्तों? जब हम किसी संख्या में किसी अन्य तो जब दोस्तों हम किसी संख्या में किसी अन्य पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, जब हम किसी संख्या में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, एक मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो जब हम किसी संख्या में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। तो जब हम किसी संख्या में किसी अन्य पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो एक मल्टीपल, वो वास्तव में कुछ और नहीं, उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया 6। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 6 में 1 से मल्टीप्लाई, अगर दोस्तों 6 में मैं एक पूर्णांक 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई पूर्णांक 2 से करता हूं तो क्या हमें प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। हाँ। अगर दोस्तों मैं 6 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तब होगा, देखिए जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं 6 में पूर्णांक 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तब होगा 24 प्राप्त होगा। हाँ। इसी प्रकार अगर मैं आगे भी ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। हाँ, ये ऐसे ही मुझे प्राप्त होता रहेगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। तो ये जो कुछ है, ये जो यहाँ पर लिखी गई है ये कुछ और नहीं है, 6 के मल्टीपल है। ये क्या है? 6 के मल्टीपल है दोस्तों। ये जो यहाँ पर लिखी गई है 6 दोस्तों, ये जो है 6 12 6 12 18 24, इसी प्रकार आगे जो 30 प्राप्त होगा, ये सब जो है ये कुछ और नहीं, 6 के मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। हम दोस्तों जो जिस संख्या का हम मल्टीपल निकालते हैं वो संख्या अपने मल्टीपल को पूरी तरीके से डिवाइड करती है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 6 का मल्टीपल निकाला है तो 6 जो है वो वास्तव में अपने सभी मल्टीपल को ये क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अपने सभी मल्टीपल को डिवाइड कर रही है। हाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या का हम मल्टीपल निकालते हैं वो संख्या अपने सभी मल्टीपल को पूरी तरीके से डिवाइड करती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मल्टीपल किसे कहते हैं, कहोगे? हाँ। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जब हम किसी संख्या में किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं, उस संख्या का मल्टीपल कहलाता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब दूसरी बात तो निकल कर आती है फैक्टर्स। आखिर फैक्टर्स होता क्या है दोस्तों? फैक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात निकल कर आती है कि फैक्टर्स, आखिर फैक्टर्स होता क्या है, मतलब गुणनखंड होता क्या है। ठीक है। दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, फैक्टर्स कहलाती है। उस संख्या का फैक्टर्स कहलाती है दोस्तों। एक ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है उस संख्या का फैक्टर्स कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया 6 का, तो आप मुझे बताइए 6 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा कि नहीं, कहोगे? देखिए 6 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। मैंने कहा कि बताइए 6 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड करता है कि नहीं, कहोगे? हाँ, 1 पूरी तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है। मैंने कहा कि बताइए 6 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा कि नहीं, कहोगे? हाँ, 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक है। मैंने कहा कि 3, कहोगे? 3 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 4, कहोगे? 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5, कहोगे? नहीं। 6, कहोगे? 6 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा।
तो ये जो 1 2 3 6 है ये कुछ और नहीं है, 6 के फैक्टर है। क्या है? 6 के फैक्टर है। तो दोस्तों ये जो 1 2 3 6 है, ये 1 2 3 6 जो है ये कुछ और नहीं 6 के फैक्टर्स हैं। क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। क्या है? 6 के फैक्टर्स है। दोस्तों ये सारे दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं, दोस्तों ये वास्तव में किसके फैक्टर्स है? कहोगे 6 के फैक्टर्स है। क्या है? 6 के फैक्टर्स है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्या है दोस्तों? 6 के फैक्टर्स है। हाँ टू हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 1 है, दोस्तों 1 जो होता है एक ऐसा फैक्टर्स होता है, दोस्तों 1 जो होता है एक ऐसा फैक्टर्स होता है जो हर किसी संख्या का फैक्टर्स होता है। दोस्तों 1 हमारा एक ऐसा फैक्टर्स है, दोस्तों 1 को हम दोस्तों 1 हमारा एक ऐसा फैक्टर्स होता है जो हर किसी एक संख्या का फैक्टर्स होता है। इसलिए हम 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, मतलब सार्वभौमिक गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको पूछ भी लेता है, आपसे पूछ भी लेगा कि बताइए ऐसा ऐसी संख्या बताइए जो हर किसी संख्या का फैक्टर्स हो, तो आप कहोगे भैया 1 होगा। हाँ सार्वभौमिक गुणनखंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। दोस्तों मैंने मल्टीपल के बारे में बताया, उसके बाद फैक्टर्स के बारे में बताया। फैक्टर्स के बारे में बताया कि एक ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है वो फैक्टर्स कहलाती है। जैसे 6 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, 3 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और 6 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो ये जो 1 2 3 6 है ये कुछ और नहीं है, 6 के फैक्टर्स हैं। क्या है? 6 के फैक्टर्स है। हाँ भैया, ये सारी चीजें समझ में आई को भैया? हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ चीजें आपसे पूछता हूं, आप उन सब चीजों का मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आपसे कुछ और चीजें पूछता हूं, आप उन सब चीजों का मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, पहली चीज दोस्तों, ठीक है, आप मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, आप उन सब क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि बताइए 6 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 6 का पहला फैक्टर, कहोगे देखिए 6 का अगर पहला फैक्टर देखा जाए तो 1 होगा, और कहोगे देखिए 6 का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर खुद स्वयं होगा। तो देखिए 6 का एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर वास्तव में खुद होगा, मतलब स्वयं होगा। हाँ 1 दोस्तों 6 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर वो स्वयं होगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 का एक फैक्टर 2 होगा, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा और एक फैक्टर क्या होगा? कहोगे 3 होगा। हाँ ठीक है, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया 6 के कुल मिलाकर, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया कुल मिलाकर 6 के 4 फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 4 फैक्टर्स होंगे। आप लोग यहाँ इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया 6 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 6 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स होंगे। हम लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आप मुझे और बताइए। एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 8 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? 8 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? तो देखिए 8 का पहला फैक्टर, कहोगे देखिए 8 का पहला फैक्टर देखा जाए तो 1 होगा, और कहोगे देखिए 8 का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो खुद होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 8 का एक फैक्टर देखा जाए तो 2 होगा, एक फैक्टर 4 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 8 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा। हाँ इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए कुल मिलाकर 8 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा, एक मिनट दिए, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? तो देखिए इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? तो देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 1, एक फैक्टर वो खुद होता है। तो देखिए 12 का एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर वो खुद होता है, मतलब 12 ही होता है। हाँ तो देखिए 12 का एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर वो खुद होता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए 12 का एक फैक्टर देखा जाए तो 2 होता है, एक फैक्टर 6 होता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए 12 का एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 6 होता है। तो देखिए 12 का एक फैक्टर 3 होता है और 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, और कहोगे भैया देखिए एक फैक्टर 4 होता है। हाँ
मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, तुरंत आपने कहा कि देखिए 12 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 12 होता है, 12 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 6 होता है, एक फैक्टर 3 होता है, एक फैक्टर 4 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर्स होंगे, 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 6 फैक्टर्स होंगे। आप लोग देखो 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर्स होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं हमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? कहोगे देखिए 15 का एक फैक्टर देखा जाए तो 1 होता है और एक 15 खुद होता है। तो देखिए 15 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर देखा जाए तो 15 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 15 का एक फैक्टर देखा जाए तो 3 होता है और एक फैक्टर 5 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा, इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, इस प्रकार आपने कहा कि ये 15 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स होते हैं। इस प्रकार आपने कहा कुल मिलाकर भैया 15 के 4 फैक्टर्स होते हैं। हाँ हम इस प्रकार आपने हम मुझसे कहा कि भैया देखिए 15 को कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स होते हैं, 15 को कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स होते हैं। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहली बार पूछा कि बताइए 6 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, तुरंत आपने कहा ये 4 फैक्टर होते हैं। दोस्तों ये जो हमारा पहला, दोस्तों इसे हम पहला फैक्टर कहते हैं, इसे दूसरा फैक्टर कहते हैं, इसे तीसरा फैक्टर कहते हैं, इसे चौथा फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे चौथा फैक्टर कहेंगे। दोस्तों ये देखा जाए, दोस्तों ये जो है शुरुआत से पहला फैक्टर है और ये वास्तव में अंत से पहला फैक्टर है। दोस्तों ये शुरुआत से 6 का दूसरा फैक्टर है और ये वास्तव में अंत से 6 का दूसरा फैक्टर है। ये सारी ये चीजें समझ में आई होगी। हाँ, इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि बताइए 8 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तुरंत आपने कहा ये 4 फैक्टर्स होंगे। एक होगा, एक 2, एक 4, एक 8 होगा। दोस्तों ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ये 8 का चौथा फैक्टर है। दोस्तों ये जो है हमारा, ये शुरुआत से पहला फैक्टर है, ये हमारा जो है अंत से, ये हमारा जो है अंत से पहला फैक्टर है। तो ये जो हमारा है 8 का दूसरा, ये दोस्तों ये जो है शुरुआत से दूसरा फैक्टर है 8 का और ये अंत से 8 का दूसरा फैक्टर है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 12 के मैंने पूछे कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तुरंत आपने कहा ये 6 फैक्टर होंगे। दोस्तों ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ये चौथा है, ये पांचवा फैक्टर है, ये छठा फैक्टर है, ये छठा फैक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा, ये जो है पहला फैक्टर, दोस्तों ये जो हमारा है ये शुरुआत से पहला फैक्टर है और ये हमारा अंत से पहला फैक्टर है। दोस्तों ये जो 2 है ये वास्तव में शुरुआत से दूसरा फैक्टर है, 12 का शुरुआत से दूसरा फैक्टर है और ये जो 6 है अंत से वास्तव में दूसरा फैक्टर है 12 का। इसी प्रकार दोस्तों ये जो 3 है ये शुरुआत से तीसरा फैक्टर है 12 का और ये अंत से तीसरा फैक्टर है 12 का। ठीक है, ये भी समझ में आया कहोगे। हाँ, ये भी समझ में हमें अच्छी तरीके से आ गया, ये भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए, इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए 15 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तुरंत आपने निकाला और उसके बाद कहा कि मुझसे 4 फैक्टर्स होंगे, एक 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 10, एक 5, एक 15। दोस्तों ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ये चौथा फैक्टर है। दोस्तों ये जो हमारा है ये शुरुआत से पहला फैक्टर है और ये अंत से पहला फैक्टर है। दोस्तों ये शुरुआत से दूसरा फैक्टर है और ये अंत से दूसरा फैक्टर है 15। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कहोगे। हाँ, ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई हैं, अगर दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो एक क्वेश्चन का और आप जवाब दीजिए, वहां पर मैं कुछ और चीजें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देना, आपको पहले उस क्वेश्चन का जवाब देना, उसके बाद मैं आपको उसके अंदर और कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिससे हम उसका फायदा क्वेश्चन के अंदर ले सकें। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए 2 से 240 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं। मैंने कहा कि बताइए 240 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए 240 का, मैंने कहा कि बताइए 240 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं। तुरंत आपने कहा कि देखिए 240 का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो स्वयं होगा। तो वह देखिए 240 का एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो स्वयं होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए 240 का एक फैक्टर 2 होगा और 2 से मैं अगर डिवाइड करता हूं तो आएगा 120 और एक फैक्टर 120 होगा। हाँ लोग, तो देखिए 240 का एक फैक्टर 3 होगा और 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 80 और एक फैक्टर 80 होगा। हाँ, तो देखिए 240 का एक फैक्टर हमारा 4 होगा
और एक फैक्टर हमारा 60 होगा। 4 से मैंने डिवाइड किया, 60 है। तो क्या देखिए 240 का एक फैक्टर 5 होगा और 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 48 और एक फैक्टर हमारा 48 होगा। हाँ, एक फैक्टर हमारा 48 होगा। इसी प्रकार 240 का एक फैक्टर 6 होगा और 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 40 और एक फैक्टर हमारा 40 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हो गया हाँ, यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 240 का इसी प्रकार दोस्तों 240 का एक फैक्टर हमारा 8 होगा, 8 या 24 और एक फैक्टर हमारा 30 होगा। इसी प्रकार दोस्तों 240 का एक फैक्टर हमारा 10 होगा, 10 होगा और दूसरे और एक फैक्टर हमारा 24 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार 240 का एक फैक्टर हमारा 12 होगा, एक फैक्टर हमारा 12 होगा और एक फैक्टर हमारा 12 दूनी 24 20 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 240 का इसी प्रकार दोस्तों 240 का एक फैक्टर हमारा 15 होगा, 15 होगा और एक फैक्टर हमारा 16 होगा, एक फैक्टर हमारा 16। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि बताइए 240 के कुल कौन कौन से फैक्टर होंगे, मैंने पूछा था कि बताइए 240 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो आपने कहा भैया देखिए, तो देखिए अगर हम गिनते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है 10 इधर है। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए कुल मिलाकर 240 के यहाँ पर 20 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 240 के कुल मिलाकर 20 फैक्टर्स होंगे, इसलिए 240 को कुल मिलाकर 20 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 240 को हो 20 फैक्टर्स होंगे। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए 240 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, तुरंत आपने कहा 240 को कुल मिलाकर 20 फैक्टर्स होते हैं। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 240 का जो पहला फैक्टर है और अंत से दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से जो पहला फैक्टर है और अंत से जो पहला फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन जो है 240 के बराबर है। आप लोग 240 के बराबर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार आप दोस्तों ये भी देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से दूसरा फैक्टर है और अंत से जो दूसरा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन भी 240 के बराबर है, मतलब जिस 240 के बराबर है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि शुरुआत से 240 का जो तीसरा फैक्टर है और अंत से जो तीसरा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन भी 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से जो चौथा फैक्टर है और अंत से जो चौथा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन भी 240 के बराबर आ रहा है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं एक मिनट, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से जो पांचवा फैक्टर है और अंत से जो पांचवा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन भी 240 के बराबर ही आ रहा है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का जो छठा फैक्टर है और अंत से जो छठा फैक्टर है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से जो छठा फैक्टर है और अंत से जो छठा फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन 240 के बराबर है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का जो सातवां फैक्टर है शुरुआत से और अंत से जो सातवां फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन 240 के बराबर है। आप लोग यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है क्योंकि हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 240 का जो आठवां फैक्टर है जो शुरुआत से और अंत से जो आठवां फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। आप इसी प्रकार दोस्तों 240 का शुरुआत से नौवा और अंत से नौवे फैक्टर का भी मल्टीप्लीकेशन 240 के बराबर है। इसी प्रकार शुरुआत से 240 का 10वां फैक्टर और अंत से 10वें फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंत से nवां फैक्टर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंत से nवें फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 240 के बराबर है। हाँ, 240 के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 240 का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंत से जो nवां फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है वो 240 के बराबर है, 240 के ही बराबर है। हाँ, मतलब जिसका हमने फैक्टर निकाला है उसी के बराबर है। हाँ,
तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से nवां फैक्टर, किसी भी संख्या का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंतिम से nवां फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लेशन मल्टीप्लेशन वही संख्या होती है, वही संख्या होती है, मतलब जिसका फैक्टर्स निकाला गया है वो वही संख्या होती है। हाँ, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंतिम से nवें फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन खुद वही संख्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रहेगी को यहाँ, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का शुरुआत से nवां फैक्टर और अंतिम से nवां फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन खुद वही संख्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर 1 मिनट रुक दीजिए। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है और सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, तो आइए हम पहले क्वेश्चन की अपनी शुरुआत करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, ये जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं इसी पर आधारित पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनखंड वही संख्या है। कह रहा है किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनखंड वही संख्या है। अगर दोस्तों किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनखंड वही संख्या है, तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जो दोनों गुणनखंड है उनकी स्थिति शुरुआत से और अंतिम से बराबर होगी। हाँ, मतलब दोनों गुणनखंड शुरुआत से और अंत से एक ही पोजीशन पे होंगे। हाँ, दोस्तों कह रहा है कि किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनखंड वही संख्या है, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनखंड वही संख्या है, तो आपको यहीं से ये बात समझ जाना चाहिए कि जो गुणनखंड है उनकी स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही उनकी स्थिति एक ही होगी। हाँ लोग, हाँ ठीक है। कह रहा है उस संख्या के दोनों गुणनखंड शुरुआत से 7वें व 9वें स्थान पर है। कह रहा है कि तो उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे? कह रहा है कि तब बताइए उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे? हाँ हाँ ठीक है। कह रहा है कि तो बताइए उस संख्या में कुल कितने गुणनखंड होंगे? हाँ हाँ। दोस्तों एक संख्या थी, दोस्तों एक संख्या है, ठीक है। दोस्तों एक संख्या है और उसके दो गुणनखंड है। जो पहला गुणनखंड है दोस्तों एक संख्या है, उस संख्या के दो गुणनखंड है। जो पहला गुणनखंड है वो 7वें स्थान पे है, और जो दूसरा गुणनखंड है दोस्तों वो 9वें स्थान पे है। दोस्तों एक संख्या है और उस संख्या के दो गुणनखंड है। जो पहला गुणनखंड है, पहला जो गुणनखंड है वो 7वें स्थान पर है। पहला गुणनखंड जो है वो 7वें स्थान पर है, और जो दूसरा गुणनखंड है वो 9वें स्थान पर है। हाँ दोस्तों ये जो दोनों गुणनखंड है, दोस्तों ये दोनों जो गुणनखंड है इनके मल्टीप्लाई जब की जाती है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर इन दोनों गुणनखंडों की मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी वही संख्या प्राप्त हो सकता है जब दोनों की स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही हो। हाँ मतलब अगर पहला गुणनखंड शुरुआत से 7वें स्थान पर है, तो दूसरा जो गुणनखंड है वो अंतिम से भी 7वें स्थान पर भी होगा। हाँ अंतिम से वो 7वें स्थान पर होगा। अगर दोस्तों पहला गुणनखंड हमारा शुरुआत से 7वें स्थान पर है, तो अंतिम जो दूसरा गुणनखंड है वो अंतिम से भी 7वें स्थान पर ही होगा। अंतिम से भी वो 7वें स्थान पर होगा। दोस्तों ये जो दूसरा गुणनखंड है ये अंतिम से 7वें स्थान पर है, मतलब इसके बाद देखा जाए तो 6 गुणनखंड है। हो गया, हाँ 6 गुणनखंड है। अगर दोस्तों ये जो गुणनखंड है, दूसरा जो गुणनखंड है अंतिम से 7वें स्थान पर है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 6 फैक्टर से मौजूद है। हाँ हो गया दोस्तों 9वें फैक्टर के बाद 6 फैक्टर और मौजूद है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 15 फैक्टर्स हैं। हाँ हो गया
कुल मिलाकर 15 फैक्टर्स है। हाँ बोलना 15 फैक्टर्स है। हाँ बोलना दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा था, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए कुल गुणनखंड कितने हैं, उस संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हम कह सकते हैं भैया उस संख्या के कुल मिलाकर 15 फैक्टर्स होंगे। हाँ कुल मिलाकर 15 फैक्टर्स होंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, होगा देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरू से 7वें और 18वें स्थान पर है, कह रहा है उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरू से 7वें और 18वें स्थान पर है संख्या n के इक्वल है। कह रहा है कि एक संख्या है n, उसके दो गुणनखंड है, जो पहला गुणनखंड है 7वें स्थान पर है और जो दूसरा गुणनखंड है वो 18वें स्थान पर है। कह रहा है उन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वो n के इक्वल के बराबर, मतलब संख्या के इक्वल होती है। हाँ कह रहा है कि बताइए n के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हाँ दोस्तों एक संख्या है n, उसके दो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। दोस्तों एक संख्या है n और उसके हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं। जो पहला फैक्टर्स है वो 7वें स्थान पर है, जो पहला फैक्टर्स है n का वो 7वें स्थान पर है, और जो दूसरा जो फैक्टर है वो 18वें स्थान पर है। हाँ ठीक है 17, जो पहला फैक्टर है वो 7वें स्थान पर है और जो दूसरा फैक्टर है 18वें स्थान पर है, ठीक है। जब दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स की इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये बात आपको समझना होगा कि अगर इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो आपको ये बात समझना होगा कि ये तभी हो सकता है कि जब दोनों फैक्टर्स की स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही हो। हाँ मतलब अगर पहला फैक्टर शुरुआत से 7वें स्थान पर है, तो दूसरा फैक्टर भी एक मिनट मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक संख्या n है, उसके दो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। जो पहला फैक्टर है वो 7वें स्थान पर है, जो पहला फैक्टर है वो 7वें स्थान पर है, और जो दूसरा फैक्टर है वो 18वें स्थान पर है। हाँ जब दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स ये जो दोनों फैक्टर दिए गए हैं 7वें स्थान पर और 18वें स्थान पर, जब इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अगर दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो आपको ये बात समझना होगा कि ये तभी हो सकता है जब दोनों फैक्टर्स की स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही हो। मतलब अगर पहला फैक्टर ये जो पहला फैक्टर दिया गया है अगर शुरुआत से 7वें स्थान पर है, मतलब ये जो पहला फैक्टर हमें दिया गया है संख्या का, अगर ये शुरुआत से 7वें स्थान पर है तो जो दूसरा फैक्टर है वो अंत से भी 7वें स्थान पर ही होगा। हाँ अंत से भी 7वें स्थान पर ही होगा। हाँ अगर दोस्तों ये जो दूसरा फैक्टर है वो अंत से 7वें स्थान पर है तो इसके बाद कुल मिलाकर 6 फैक्टर और होंगे, इसके बाद कुल मिलाकर 6 फैक्टर और होंगे। हो गया हम दोस्तों ये शुरुआत से 18वें स्थान पर है और इसके बाद 6 फैक्टर और है। हो गया हम तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल कितने फैक्टर है, हो गए 24 फैक्टर। हाँ कुल मिलाकर कितने फैक्टर है, हो गए 24 फैक्टर है। हाँ कितने फैक्टर है, हो गए 24 फैक्टर है। हाँ मतलब जो संख्या है उसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे 24 फैक्टर होंगे। क्या होंगे, 24 फैक्टर होंगे। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और नया सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें और 47वें स्थान पर है संख्या n के इक्वल है, तब बताइए n के कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक संख्या n है, उसके एक संख्या n दी गई। दोस्तों एक संख्या n है और उसके दो फैक्टर दिए गए हैं, और जो पहला फैक्टर है वो 43वें स्थान पर है, जो दूसरा फैक्टर है 47वें स्थान पर है। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब n ही प्राप्त होती है। तो आपको ये बात समझना होगा कि अगर दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो आपको ये बात समझना होगा कि ये तभी हो सकता है जब
दोनों फैक्टर की स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही हो। हाँ हो गया, आपको ये बात समझ में आ रही है? हो गया, हाँ ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों एक संख्या है, दोस्तों एक संख्या है और उसके दो फैक्टर हमें दिए गए हैं। दोस्तों एक संख्या है, उसके दो फैक्टर्स दिए गए हैं। जो पहला फैक्टर है वो 43वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? हो गया 43वें स्थान पर है। और जो दूसरा फैक्टर हमें दिया गया है, जो दूसरा फैक्टर दिया गया है वो कुल मिलाकर 47वें स्थान पर है। 47वें स्थान पर है। 47वें स्थान पर है। दोस्तों एक संख्या है, एक संख्या n है, उसके दो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं और जो उसके दो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। जो पहला फैक्टर है वो 43 शुरुआत से 43वें स्थान पर है और जो दूसरा फैक्टर हमें दिया गया है, और जो दूसरा फैक्टर हमें दिया गया है वो शुरुआत से देखा जाए तो 47वें स्थान पर है। हाँ दोस्तों जब दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं, जब दोस्तों हम दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। अगर दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो आपको ये बात समझना होगा, ये तभी हो सकता है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर n तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों की स्थिति शुरुआत से और अंत से एक ही हो। हाँ मतलब अगर पहला फैक्टर शुरुआत से 43वें स्थान पर, मतलब अगर पहला फैक्टर शुरुआत से 43वें स्थान पर है तो दूसरा फैक्टर जो हमारा है, दूसरा फैक्टर जो है वो अंत से भी 43वें स्थान पर ही होगा। हाँ अंत से 43वें स्थान पर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ अब एक बात बताइए, अगर ये जो दूसरा फैक्टर है अंत से 43वें स्थान पर है तो इसके बाद देखा जाए तो कुल मिलाकर 42 फैक्टर और होंगे। हो गया, 42 फैक्टर और होंगे, कुल मिलाकर 42 फैक्टर और होंगे। हो गया, इसके बाद अगर कुल मिलाकर 42 फैक्टर हैं दोस्तों, ये जो दूसरा फैक्टर है शुरुआत से 47वें स्थान पर है और इसके बाद 42 फैक्टर और है। हो गया, तो यहाँ पर कुल कितने फैक्टर्स है? हो गया 7 2 9 4 4 8। हाँ हो गया, कुल मिलाकर 89 फैक्टर है। हाँ हो गया, कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स है? हो गया 89 फैक्टर्स है। हाँ हो गया, यहाँ पर कुल कितने फैक्टर्स है? हो गया 89 फैक्टर्स है। कुल कितने फैक्टर्स है? हो गया 89 फैक्टर्स है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टरों की कुल संख्या कितनी होगी? इस संख्या के कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो हम कह सकते हैं इस संख्या को कुल मिलाकर 89 फैक्टर्स होंगे। इस संख्या के कुल मिलाकर 89 फैक्टर्स होंगे। हाँ हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों आइए हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आइए हम और नया सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि बताइए 8 के कुल, एक मिनट रुक जाइए, मैंने कहा कि बताइए 8 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? आप बेसिक तरीका अप्लाई करते हुए बताइए 8 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि देखिए 8 का जो पहला फैक्टर है, क्योंकि देखिए 8 का जो पहला फैक्टर है, क्योंकि देखिए 8 का जो पहला फैक्टर होता है 1 होता है। मैंने कहा क्योंकि देखिए 8 का एक फैक्टर हमारा 1 होता है और एक फैक्टर हमारा खुद वही संख्या होता है, मतलब 8 होता है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 8 का एक फैक्टर, क्योंकि देखिए 8 का एक फैक्टर हमारा 2 होता है और एक फैक्टर देखा जाए तो 4 होता है। तो इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि ये 8 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? कहोगे एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर हमारा 2 होगा, एक फैक्टर हमारा 4 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा। हाँ, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि ये देखिए 8 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये जो आपने 8 के कुल 4 फैक्टर्स निकाले हैं 1 2 4 8, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 8 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो आप इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लीजिए। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? हाँ, 2 की पावर आप 3 लिख सकते हो, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 लिख लिया, 2 की पावर 3 लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो अभाज्य संख्या की पावर है, दोस्तों अभाज्य संख्या की जो पावर है मैक्सिमम कितनी है? 3 है। हाँ, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 2 की पावर 0 से लिखना चालू करना है और मैक्सिमम 2 की पावर 3 तक लिखना है। जितनी पावर है मैक्सिमम उतने तक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 से लिखना चालू कर रहा हूँ और मैक्सिमम 3 पावर तक लिखूंगा। जितनी पावर है उतनी पावर तक लिखूंगा मैक्सिमम। हाँ लोग, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 की पावर 0 प्राप्त होगा। एक बार 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1।
किसी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 1 लिखूंगा और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। इसके बाद 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक है। इसी प्रकार 2 की पावर 3 लिखूंगा और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। हाँ लोग यहाँ, तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, ये फैक्टर्स ही है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, 8 के फैक्टर 1 2 4 8 8 ही 8 आए थे कहोगे, हाँ। और यही चीज तो यहाँ पर भी तो प्राप्त हो रही है, यही चीज दोस्तों 8 के फैक्टर 1 2 4 8 आए थे कहोगे, हाँ। और यही चीज तो यहाँ पर भी तो हमने निकाला है कहोगे, हाँ। यही चीज तो हमने यहाँ पर भी तो निकाला है कहोगे, हाँ, ठीक है। तो कुछ आप इस प्रकार भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर कुल कितने फैक्टर्स दोस्तों, दोस्तों 8 के कुल कितने फैक्टर्स निकल कर आए हैं, 4 फैक्टर्स निकल कर आए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर्स की जो संख्या है अभाज्य संख्या की पावर से एक अधिक है, हाँ लोग यहाँ अभाज्य संख्या की पावर से एक अधिक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर्स की जो संख्या है वो अभाज्य संख्या की पावर से एक अधिक है, हाँ लोग यहाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी अभाज्य संख्या की पावर, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम हम बना देते हैं, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी अभाज्य संख्या की पावर, यदि किसी अभाज्य संख्या की पावर x है, यदि किसी अभाज्य संख्या की पावर x है, तो इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी, इस संख्या में जो फैक्टर्स की संख्या होगी, इस संख्या में जो फैक्टर्स की संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब फैक्टर्स की जो संख्या होगी x प्लस 1 होगी, x प्लस 1 होगी, फैक्टर्स की जो संख्या होगी x प्लस 1 होगी, ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर x है, यदि कोई संख्या हमारी अभाज्य संख्या की पावर के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, पावर से एक अधिक होगी। मतलब अगर कोई संख्या हमारी a की पावर x के रूप में है, तो फैक्टर्स की जो संख्या होगी, जहां पर a क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फैक्टर की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब x प्लस 1 होगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा, ये आपको क्वेश्चन को हेल्प सोल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो अगर आपको फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, अगर आपको फैक्टर्स निकालना है किसी संख्या के, तो आप उसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में पहले लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आपसे मैं एक 2-3 क्वेश्चन करता हूं, आप उनका जवाब दीजिए। मैंने कहा कि बताइए 27 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, मैंने कहा बताइए 27 में कुल कितने फैक्टर्स हैं, मैंने कहा 27 को कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे देखिए अगर हमें 27 को कुल फैक्टरों की संख्या निकालनी है, तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। मैंने इसे 3 की पावर 3 के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों चाहे मैं 27 कहूँ, चाहे मैं 3 की पावर 3 कहूँ, बात एक ही कहोगे, हाँ दोस्तों इसमें जितने, इस संख्या में दोस्तों, इसमें दोस्तों 27 कहूँ चाहे 3 की पावर 3 कहूँ, बात एक ही कहोगे, हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स तो 27 के होंगे कहोगे, हाँ। तो आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने, इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे देखिए जब किसी अभाज्य संख्या की पावर, कहोगे देखिए जब किसी अभाज्य संख्या की, कहोगे देखिए, तो वे देखिए जब कोई अभाज्य संख्या a की पावर x के रूप में होती है, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या में फैक्टर की जो संख्या होती है x प्लस 1 होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभाज्य संख्या, तो वे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस अभाज्य संख्या की पावर 3 है, इसलिए देखा जाए तो इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी, इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी, इसमें इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब देखा जाए तो फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो 4 होगी, हाँ क्या होगी, 4 होगी। फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी होगी, कहोगे 4 होगी, मतलब 27 से कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, कुल 27 से कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, हाँ कहोगे हाँ। मैंने पूछा कि बताइए 27 से कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तुरंत आपने कहा ये देखिए अगर हमें 27 से सारे फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने कहा कि देखिए जब किसी अभाज्य संख्या की पावर x होती है, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या में फैक्टर की जो संख्या होती है x प्लस 1 होती है, हाँ कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या की पावर हमें 3 दी गई है, तो इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब कुल मिलाकर फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो 4 होगी, हाँ कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन का और मेरे जवाब दीजिए। मैंने कहा कि बताइए 16 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, मैंने कहा कि बताइए 16 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे, मैंने कहा कि बताइए 16 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, कहोगे देखिए अगर हमें 16 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं,
तो इसे हमें अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखते हैं 2 की पावर 4। हाँ तो चाहे मैं 16 कहूँ चाहे 2 की पावर 4 कहूँ, बात एक ही है। तो हाँ, अगर दोस्तों बात एक ही है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया इसके जितने फैक्टर्स होंगे इसमें इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर वास्तव में 16 में भी होंगे। तो हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो हाँ, तो आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। तो देखिए जब देखिए इस अभाज्य संख्या की पावर 4 है तो देखिए इस संख्या में देखिए यहाँ पर देखिए इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी। पावर से एक देखिए इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो पावर से एक अधिक होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए जब किसी अभाज्य संख्या की पावर x होती है तो उसमें फैक्टर की जो संख्या होती है पावर से एक अधिक होती है, मतलब x+1 होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभाज्य संख्या की पावर 4 है, इसलिए देखा जाए तो इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब 5 होगी। हाँ क्या होगी, 5 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 16 के कुल मिलाकर 5 फैक्टर होंगे। 16 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर। हाँ तो हाँ दोस्तों आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि बताइए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। दोस्तों आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि बताइए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। आपसे केवल पूछा जाएगा कि बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। 25 में कुल कितने फैक्टर होंगे, 16 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे, यही सब आपसे पूछा जाएगा, यही सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में हमें सारी चीजें आई है, सारी चीजें आई है। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना चाहिए, हमें कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखना चाहिए। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम और थोड़ी और नई नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों अभी तक हमने 8 का दोस्तों अभी को हमने 8 का 16 का 27 के फैक्टरों की संख्या निकाली है। हाँ दोस्तों अभी तक हमने 8 के 16 के और 27 के फैक्टरों की संख्या निकाली है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए बेसिक तरीका का उपयोग करके बताइए, बेसिक तरीके का उपयोग करके बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। बेसिक तरीके का उपयोग करके बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे 12 के। को देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 1, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 1, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर 12 ही होता है, मतलब स्वयं होता है। तो हाँ, क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 2, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 6, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए देखिए 12 का एक फैक्टर होता है 3, मैंने कहा हाँ। क्योंकि 12 का एक फैक्टर होगा 4, 3 से मैंने डिवाइड किया तो आया 4। तो इस प्रकार आपने कहा, इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि ये 12 के कुल मिलाकर एक निकलेंगे। इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि देखिए 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तीसरा फैक्टर हमारा 3 होगा, चौथा फैक्टर हमारा 4 होगा, पांचवा फैक्टर हमारा 6 होगा, पांचवा फैक्टर हमारा 6 होगा, सातवां छठा छठा फैक्टर हमारा 12 होगा। हाँ मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तुरंत आपने कहा कि ये 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। एक होगा, एक 2 एक 3 फैक्टर होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12 होगा। हाँ दोस्तों ये जो आपने 12 के सारे फैक्टर्स निकाले कर मुझे बताए हैं, दोस्तों आपने ये जो 12 के फैक्टर्स निकाले हैं, दोस्तों आपने ये जो 12 के फैक्टर्स निकाले हैं इस तरीके का प्रयोग करके, आप हम इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मुझे 12 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ भैया, तो मैंने इसे तोड़ के लिख लिया। क्या दोस्तों मैं इस 12 को क्या दोस्तों मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों 4 को क्या मैं दोस्तों 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, क्या मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 लिख दिया और इंटू में 3 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि 2 की पावर 2 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कोई देखिए 2 की पावर को देखिए, इस 2 की पावर को देखिए 2 की पावर 2 में कुल मिलाकर 3 फैक्टर होंगे। मैंने कहा कैसे बताया आपने, जल्दी से कहोगे। देखिए जितनी कहोगे, देखिए अभाज्य संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक अधिक फैक्टर्स की संख्या होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें फैक्टर्स की संख्या 3 होगी। कितने इसमें फैक्टर्स की संख्या कुल कितनी होगी, कहोगे 3 होगी। हाँ कहोगे कितनी होगी, कहोगे 3 होगी। हाँ कहोगे कितनी होगी, कहोगे 3 होगी। इसमें फैक्टर्स की संख्या कुल कितनी होगी, कहोगे 3 होगी।
इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो देखिए इस अभाज्य संख्या की पावर जो है मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फैक्टर की जो संख्या होगी वास्तव में 2 होगी। फैक्टर की संख्या कुल कितनी होगी? तो 2 होगी। हाँ यहाँ फैक्टर की संख्या कुल कितनी होगी? तो 2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है जी, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप दोस्तों मुझे बताइए दो के सारे फैक्टर्स बताइए, दो के सारे फैक्टर्स बताइए कौन कौन से होंगे? तो देखिए दो का पहला जो फैक्टर होगा 2 की पावर 0 होगा। मैंने कहा हाँ। तो देखिए दो का जो पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर होगा 2 की पावर 1 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए दो की पावर देखिए 2 की पावर 2 का जो तीसरा फैक्टर होगा 2 की पावर 2 होगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 या 3 बात एक ही है। 3 की पावर 1 का ये जो 3 की पावर 1 है इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? तो देखिए 3 की पावर 1 का जो पहला फैक्टर होगा 3 की पावर 0 होगा। क्या होगा? 3 की पावर 0 होगा। हम 3 की पावर 0 लिख लिया। ठीक है। दूसरा फैक्टर की क्या होगा? तो दूसरा फैक्टर देखा जाए तो 3 की पावर 1 होगा। हम आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर आप अच्छी तरीके से सहमत, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो ठीक है। दोस्तों 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ पर भी तब ऐसी स्थिति में 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 होगा। हाँ, तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, और 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 होगा। हाँ, जब दोस्तों किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है। ठीक है। दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई मतलब 1 की दोस्तों अगर मैं 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। इस प्रकार 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर 3 की पावर 0 से करते हो तो हमें एक ही प्राप्त होगा। एक ही प्राप्त होगा, मतलब एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं तो एक ही प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। हाँ, यहाँ अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 0 मतलब 1 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 से करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो भैया 3 प्राप्त होगा। हाँ, 3 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका 1 मिनट हो गया, तो क्या मिला? हो गया 3 मिला। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1, इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 0 मतलब 1 से करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए जब 2 की पावर 1 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 ही मिलेगा। हाँ, ठीक है, मिलेगा। हाँ, 2 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 1 से दोस्तों 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है। अगर दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूं तो क्या मिलेगा? तो 6 मिलेगा। हाँ, 6 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बढ़िया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मतलब 1 से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा? तो देखिए 2 की पावर 2 मतलब 4 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 4 ही मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब 3 की पावर 1 मतलब 3 से करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जो 4 की मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो आपको 12 मिलेगा। हाँ, 12 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो निकल कर आए हैं दोस्तों, ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है दोस्तों। ये जो हमने अभी को निकाला है, ये जो हमने निकाला है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में 12 के फैक्टर्स हैं। क्या है? 12 के सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। ये जो हमने निकाला है ये कुछ और नहीं है, ये 12 के सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। हम आपने देखा था 12 के हमने फैक्टर्स यहाँ पर इस तरीके से निकाले थे, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से निकालने जाता हूँ तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ 12 के सारे फैक्टर्स। हाँ, 12 के फैक्टर्स सारे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, अच्छा आप एक चीज और यहाँ पर नोटिस करें, आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा दोस्तों। आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो देखिए 2 की पावर 2 में कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होंगे। अच्छा 3 की पावर 1 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे? तो 2 फैक्टर होंगे। हाँ, बोला दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक फैक्टर ने दोस्तों इस आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई हम 3 की पावर 0 से करते हैं तो एक फैक्टर मिला है। 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई जब 3 की पावर 1 से करते हैं तब हमें एक फैक्टर मिला है। हाँ, उसी प्रकार मतलब इसके एक फैक्टर ने 2 फैक्टर का निर्माण किया है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया इससे तो एक फैक्टर मिला है, इससे करूंगा तो एक फैक्टर और मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इससे भी 2 फैक्टर मिला है।
इसी प्रकार इससे भी 2 फैक्टर मिला है दोस्तों, इससे इससे 2 फैक्टर मिला है, इससे भी 2 फैक्टर मिला है, इससे भी 2 फैक्टर मिला है, मतलब इसके प्रत्येक फैक्टर ने 2 फैक्टर का निर्माण किया है इसके साथ मिलकर। हाँ, अगर दोस्तों अगर दोस्तों अगर दोस्तों प्रत्येक ने अगर दोस्तों इसके फैक्टर में से प्रत्येक ने इसके फैक्टर के साथ मिलकर 2 फैक्टर का निर्माण किया है, तो इसके 3 फैक्टर ने इसके कुल मिलाकर 3 ही फैक्टर तो हुए थे कहोगे। हाँ, तो 3 फैक्टर्स ने कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स का निर्माण किया होगा कहोगे? 6 फैक्टर का निर्माण किया होगा। 6 फैक्टर का निर्माण किया होगा। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 फैक्टर का ही निर्माण हुआ है। 6 फैक्टर का ही निर्माण हुआ है। हाँ कहोगे? हाँ, 6 फैक्टर का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बनाना यहाँ पर से मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट हो जाइए। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका प्रत्येक फैक्टर ने इसके फैक्टर के साथ मिलकर 2 फैक्टर का निर्माण किया है। हम लोग यहाँ तो इसका 3 फैक्टर कुल कितने फैक्टर का निर्माण करेगा कहोगे? 6 फैक्टर का निर्माण करेगा कहोगे। देखिए, अगर इसका प्रत्येक फैक्टर 2 फैक्टर का निर्माण कर रहा है, तो 3 फैक्टर इसके 3 फैक्टर कुल मिलाकर इतने फैक्टर का निर्माण करेंगे, मतलब 6 फैक्टर का निर्माण करेंगे। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर्स की जो संख्या है इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। हाँ यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर्स की जो संख्या है 12 के दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12 के फैक्टर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या है इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। हाँ यहीं से एक नियम निकल जाता है, वो नियम आपको ध्यान रखना है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी यहीं से एक नियम निकल जाता है, और नियम होता है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, आगे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, जहां पर a अभाज्य संख्या है, b अभाज्य संख्या है, c भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसमें और इसमें, ऐसी स्थिति में इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। दोस्तों अगर इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी? x है, तो इसके फैक्टर्स कुल कितने होंगे? x प्लस 1 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके कुल कितने इस अभाज्य संख्या की पावर कितनी होगी? y है, तो इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे? y प्लस 1 होंगे। इसी प्रकार इसके कुल कितने होंगे? z प्लस 1 होंगे। हाँ होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों अगर कोई संख्या हमारी a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, मतलब कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में इतनी होगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं शुरुआत में लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है। ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, ये सारी चीजें आने भी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि बताइए 20 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? कहोगे देखिए, अगर आपको 20 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे 20 को 4 इंटू 5 में तोड़ सकता हूँ? हाँ, 4 को मैं लिख चुका हूँ 2 की पावर 2। हाँ, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मुझे 20 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया, लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 5। तो बात तो एक ही है, चाहे मैं 20 कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही होगी। हाँ,
अगर बात एक ही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें जितने फैक्टर, इसके कुल जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स वास्तव में इसके भी होंगे। हाँ लोग, हाँ। तो आप मुझे बताइए इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कोई भी देखिए, कोई भी देखिए इस संख्या में, कोई भी देखिए इस संख्या में फैक्टर्स की जो संख्या होगी, कोई भी देखिए इस संख्या में जो फैक्टर्स की संख्या होगी, कोई भी देखिए इस संख्या में कहोगे देखिए इस संख्या में जो फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होंगे और इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 फैक्टर्स होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी 3 into 2 होगी, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इसके कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी, कहोगे देखिए मतलब देखा जाए तो कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में 6 होगी। आप लोग यहाँ फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में कुल 6 होगी। आप लोग यहाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 6, 20 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। हाँ मतलब हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहीं पर आप कर लीजिए दो, आपको पता है इसमें 3 फैक्टर होंगे, आपको पता है कि इसमें 2 फैक्टर होंगे, 3 दूनी 6, तो आप पावर एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो पावर एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी पावर मैं 3 मान ले रहा हूँ, इसकी पावर 2 मान ले रहा हूँ, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। अगर इस संख्या में कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे तो हम कह सकते हैं भैया 20 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे। हाँ तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम पहला क्वेश्चन भी यहाँ पर स्लाइड का पहला क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है कि 24 में कुल गुणनखंड की संख्या होगी। कह रहा है कि बताइए 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ, अगर दोस्तों हमें 24 के सारे गुणनखंड निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, को देखिए अगर आपको 24 के सारे गुणनखंड निकालने हैं तो इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। अगर मैं तोड़ता हूं तो इसे क्या मैं इसे 24 को 8 into 3 लिख सकता हूँ? हाँ, 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 into 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अगर दोस्तों तो दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, 24 को तोड़कर अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख दिया। तो चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, हो गया। हाँ, चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें फैक्टर्स जितने हैं इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स इसमें होंगे, हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कोई देखिए इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी, इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। मैंने कहा तो कहोगे देखिए इसमें कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे, इसमें कुल मिलाकर 2 फैक्टर्स होंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में 4 into 2 होगी, मतलब 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में 8 होगी। हाँ यहाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 को कुल मिलाकर 8 फैक्टर होते हैं। मतलब देखा जाए तो 24 को कुल मिलाकर 8 फैक्टर होते हैं। हाँ भैया, तो यहीं पर आप पावर को एक अधिक करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को मैंने मान लिया 4 और यहाँ पर मान लिया 1 को 2, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 को कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स होंगे। हाँ भैया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया, आप इसे भी देखिए। कह रहा है कि 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि बताइए 100 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, मतलब 100 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हाँ लोग यहाँ यही तो कह रहे हो। हाँ यही चीज कह रहा है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि बताइए 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कोई देखिए अगर हमें 100 के सारे गुणनखंड निकालने हैं, 100 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तोड़ दिया। कैसे तोड़ूंगा, कोई देखिए आप 100 को 25 into 4 लिख सकते हो। 4 को आप तो देखिए 100 को आप 25 into 4 लिख सकते हो और 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार 5 को आप 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो इस प्रकार अगर मैं 100 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूं तो ये लिख सकता हूँ। हाँ तो चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं, बात एक ही है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों बात एक ही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स वास्तव में इसमें भी होंगे। कहोगे हाँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कहोगे देखिए इसमें फैक्टरों की जो संख्या होगी, इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस संख्या में कुल मिलाकर 3 फैक्टर होंगे और इसमें भी कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होंगे। तो इस प्रकार देखें तो कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी वास्तव में 9 होगी। हाँ लोग यहाँ कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी वास्तव में 9 होगी। हाँ लोग यहाँ कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी वास्तव में 9 होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि फैक्टर एक पावर एक अधिक करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर फैक्टर निकालने हैं तो 3 तिया 9, यहाँ पर पावर 3 मान लिया, यहाँ पर भी 3 मान लिया, 3 तिया 9। तो इस प्रकार देखें तो फैक्टर्स की जो संख्या होगी कुल मिलाकर 9 होगी। हाँ यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। मैंने कहा
बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है। मैंने कहा क्या लिखा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कह रहा है 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 की बताइए कुल कितने गुणनखंड होंगे। 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे 240 के सारे गुणनखंड निकालने हैं तो मुझे इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। तो आइए हम अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं जीरो को भूल जाऊं तो ये 24 लिखा और 24 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 3। हाँ प्रोग्राम, ठीक है। दोस्तों 8 इंटू 3 लिखता हूँ और 8 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 हो गया। हाँ लेकिन 10 के जो जीरो है दोस्तों, अगर मैं 240 को मैं 24 इंटू 10 में तोड़ दूं तो कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। 24 को दोस्तों मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। लेकिन 10 के अंदर भी तो एक 2 है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 4 प्राप्त होगा। हाँ कि ना, हाँ। इंटू में 3 प्राप्त होगा, इंटू में 5 प्राप्त होगा। अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अगर हम 240 को 2 की इस रूप में लिख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ बात एक ही कहोगे हाँ। अगर दोनों का मतलब एक ही है तो इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स इसमें भी होंगे, कहोगे हाँ ये तो सही बात है। इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही फैक्टर्स इसमें भी होंगे। मैंने कहा क्यों, कहोगे दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए आखिर इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे देखिए इसमें फैक्टर की जो संख्या होगी, इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके, कहोगे देखिए इसमें फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 फैक्टर की जो संख्या होगी वास्तव में 20 होगी। मैंने कैसे किया है, पावर एक अधिक करके मल्टीप्लाई किया है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इस प्रकार फैक्टर की जो संख्या होगी वास्तव में 20 होगी। हाँ हाँ। दोस्तों मैं दूसरे तरीके से भी कर दे रहा हूँ, विस्तार से भी कर देता हूँ। दोस्तों इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे 5 होंगे। इसमें कुल कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। इसमें कुल कितने फैक्टर होंगे, कहोगे 2 होंगे। मैंने कहा कि बताइए इसमें फैक्टर की कुल संख्या कितनी होगी, तुरंत आपने कहा भैया इसमें फैक्टर की जो संख्या होगी इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी वास्तव में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 होगी। हाँ हाँ, क्या होगी 20 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमसे कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ कह रहा है 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर हमें 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 360 को हमें अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो अगर मैं 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तोड़कर अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो देखिए हम इस, मैंने कहा कि 360 को अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूं तो क्या लिख सकता हूं, तो देखिए 9 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 9 से डिवाइड करने पर 40 आएगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 9 को तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। कहोगे देखिए 40 को हम 8 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू में 5। इस प्रकार अगर मैं 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूं तो अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूं तो ये तोड़कर ये लिख सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में ये लिख सकते हैं तो चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं बात तो एक ही होगी। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें फैक्टर की जो संख्या होगी उतनी ही फैक्टर की संख्या वास्तव में इसमें भी होगी। हाँ, मैंने कहा क्यों, कहोगे दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए फैक्टर की इसलिए इसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने इसमें भी फैक्टर्स होंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि बताइए इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे देखिए 3 चौक 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार आपने कहा, एक मिनट हो गया, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर फैक्टर की जो संख्या होगी वो 24 होगी। हाँ, आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कहोगे देखिए मैंने पूछा कि बताइए इसमें कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, कहोगे देखिए फैक्टर की जो संख्या होगी वास्तव में इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो फैक्टर की जो संख्या होगी 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 होगी। फैक्टर की जो संख्या होगी वास्तव में 24 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी खबर नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हो रही है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है,
ये सारी चीज समझ में आई है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।